दोस्तों, आज जिस फ़िल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है भागवत चैप्टर 1 द राक्षस। ये फ़िल्म सच्चे वाक़या पर बेस है। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इस कहानी से जुड़े कुछ फैक्ट भी बताऊँगा। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्टगंज नाम के एक शहर से, जहाँ पर एक लड़की पूनम मिश्रा गायब हो गई थी, जिससे उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पूनम का एक बॉयफ्रेंड था जो दूसरे मज़हब से था। और इस वक्त वो भी इस शहर में मौजूद नहीं था। सबको यही लगता है कि ये दोनों भाग गए। बात एक लोकल पॉलिटिशियन तक पहुंचती है, तो वो इसे मजहबी रंग दे देता है, जिससे पूरे शहर में फसादात शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एसीपी विश्वास भागवत को दिखाया जाता है, जिस पर कमीशन बैठी हुई थी, क्योंकि उसने एक मुजरिम को अपनी कस्टडी में इतना मारा कि उसकी पसलियां टूट गईं। इसके सीनियर्स इससे सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर यहाँ भागवत साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो तो गिर गया था। यहाँ भागवत का सस्पेंशन तो रुक जाता है, मगर उसे लखनऊ से रॉबर्टगंज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। भागवत की किसी पंडित दीक्षित से कोई पुरानी दुश्मनी थी। वो हर मुजरिम में उसी को ढूंढा करता था, इसीलिए वो मुजरिमों को मारा भी करता था। अगले दिन भागवत अपनी बीवी और बच्ची के साथ रॉबर्टगंज आता है। रात में लोकल पुलिस वाले उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि पूनम अपने साथ कुछ पैसे, जेवरात और वेडिंग ड्रेस ले गई थी और वो किसी दूसरे मजहब के आदमी से प्यार करती थी। शायद वही इसे भगाकर ले गया होगा। पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर भागवत को एक नंबर मिलता है, जिस पर पूनम की बार बार बात हुई थी। तो वो ये नंबर पुलिस वालों को देता है और कहता है कि इस नंबर की डिटेल्स निकालो। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसने पूनम के बाप को और उस लोकल पॉलिटिशियन को बुलाया। भागवत पूनम के बाप से बात करता है। वो कहते हैं कि इनकी बेटी 10 दिन से लापता है। भागवत कहता है कि ये लव अफेयर का मामला लगता है, जिस पर पूनम का बाप रोने लगता है और कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं थी। इस पर भागवत उनको दिलासा देता है और कहता है कि वो उनकी बेटी को 15 दिन में ढूंढ निकालेगा। यहाँ भागवत उस लोकल पॉलिटिशियन को भी वार्न करता है कि वो इस केस का तमाशा बनाना बंद करे। अगला सीन हमें बनारस का दिखाया जाता है, जहाँ समीर भाग रहा होता है और वो मीरा नामी लड़की की साइकिल के सामने आ जाता है, जिससे मीरा गिर जाती है। समीर उसकी मदद करता है और इससे फ्लर्ट करने लगता है, मगर मीरा समीर के साथ इतना फ्री नहीं होती। अगले कुछ दिनों इनकी नज़रें बार बार मिलती हैं और इसके साथ इनकी नज़दीकियां भी बनने लगती हैं। एक दिन समीर मीरा को कहता है कि वो इसको पसंद करता है और इसका गंगा घाट पर इंतजार करेगा। दूसरी तरफ भागवत को उस नंबर की डिटेल्स मिलती हैं जिससे पूनम की बात होती थी, और ये नंबर किसी परवीन साहू का था। भागवत पूनम की फैमिली से पूछता है तो वो कहते हैं कि हम परवीन साहू को नहीं जानते। इसके बाद वो परवीन साहू को पकड़ता है, जो कि ईंटों के भट्टे पर काम करता था। भागवत उससे पूनम के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो किसी पूनम को नहीं जानता और ये नंबर उसकी बहन कौशल्या इस्तेमाल करती थी, जो कि 8 महीने से लापता है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। वो भागवत को उसकी गुमशुदगी की एफआईआर भी दिखाता है, जिसके बाद भागवत वहां से चला जाता है। यहाँ मीरा समीर से मिलने घाट पर आती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोकल्स आकर उन्हें अलग करते हैं। वो ना सिर्फ मीरा को ले जाते हैं, बल्कि समीर का भी मुंह काला कर देते हैं, क्योंकि ये सब पब्लिक प्लेस पर अच्छा नहीं समझा जाता था। अब रात को मीरा समीर को कॉल करती है, जो इसके लिए रो रही थी, मगर समीर इस वाकया से खास परेशान नहीं हुआ था। वो अभी भी मीरा से प्यार भरी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ भागवत को कुशलिया के कॉल रिकॉर्ड से 2 नंबर मिलते हैं, जिनसे उनकी ज्यादा बात हुई थी, और जब वो नंबर ट्रेस करवाए जाते हैं तो ये 2 अलग-अलग लड़कियों के नंबर होते हैं, और वो दोनों लड़कियां भी काफी अरसे से गायब थीं। यानी पूनम को ढूंढते ढूंढते 3 और लापता लड़कियों के केस सामने आ गए। अब भागवत इन 2 लड़कियों का पता लगाने की कोशिश करता है, तो इसे पता चलता है कि इनकी बात भी जिन नंबर से हुआ करती थी वो लड़कियों के ही नंबर थे, और वो लड़कियां भी गायब थीं। और ऐसे ही अलग अलग इलाकों से 10 से 15 लड़कियां गायब थीं, और वो सब के सब केस भी एक जैसे ही थे, जैसे वो खुद ही अपने घर से भागी हों। भागवत यहाँ सभी लापता लड़कियों की फोटोज बोर्ड पर लगाता है, ताकि वो इन केसेस के कनेक्शन को जान सके। इस पर सब इंस्पेक्टर कहता है कि जरूरी नहीं कि हर केस में कोई ना कोई कनेक्शन निकले। कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि सिकरी गांव से कुछ लड़कियां गायब हुई थी, जो कभी लौटकर वापस नहीं आई। एक दिन मंदिर के पास बनी हुई झोंपड़ी में आग लग गई, जिसमें यह सामने आया कि वहां पर उन गायब हुई लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे और कोई इन लड़कियों को जादू टूने में इस्तेमाल करने के बाद मार देता था।
भागवत कहता है कि ये 1984 की बात है और पंडित दीक्षित का केस है और इसमें जादू टूने वाली कोई बात नहीं थी। तब 8 लड़कियां गायब हुई थी और इनमें से एक उसकी खुद की बहन मन्नू भी थी, जो कभी लौटकर वापस नहीं आई। इसीलिए भागवत इस केस को कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले रहा था। अगले दिन एक गायब हुई लड़की के घर से कविता नामी लड़की का नंबर मिलता है, जो एक फोटोग्राफर है और मनवारी नामी जगह पर इसका स्टूडियो था। मनवारी उस इलाके का मशहूर रेड लाइट एरिया था। भागवत उस जगह पर रेड कर देता है। वहां उसे पता चलता है कि कविता वेडिंग शूट के लिए नेपाल गई थी। भागवत डीलर से पूछता है तो वो बताता है कि वो लोग कभी भी लोकल लड़कियों को इस काम में नहीं रखते। लड़कियां दूसरे शहर से आती है या फिर दूसरे मुल्क से। इस शहर की लड़कियां दूसरे शहर में जाती हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। ये सुनकर भागवत को गुस्सा आता है और वो इस डीलर को दो चार लगा भी देता है और कहता है कि अपने काम में लड़कियों को मत घसीटो। यहाँ ये बात क्लियर हो गई थी कि इस डीलर का इस केस में गायब हुई लड़कियों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ हम समीर को देखते हैं, जो मीरा के साथ था। समीर मीरा को प्रपोज करता है। मीरा मान तो जाती है, मगर वो कहती है कि इसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यहाँ भागवत को पता चलता है कि कविता नेपाल से आ गई है, मगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आई। तो भागवत उसके घर जाता है और वो उससे एक गायब हुई लड़की के बारे में पूछता है, जिसके नंबर से कविता को कई कॉल्स आए थे। तो वो बताती है कि ये सूरज का नंबर है। वो एक दिन इसके पास कुछ फोटोज डेवलप करवाने आया था और उसके पीछे ही पड़ गया। कविता एक बेवा है और इसका एक बेटा है, इसलिए इसने सूरज को ज्यादा भाव नहीं दिया। अब वो भागवत को वो फोटोज भी दिखाती है जो डेवलप करवाने सूरज आया था, और ये आम सी फोटोज थी, यानी सूरज सिर्फ फोटोज के बहाने इसके पास आता था। भागवत काफी परेशान लग रहा था क्योंकि इसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ समीर मीरा से कहता है कि अगर उसकी फैमिली इसे शादी के लिए नहीं मानेगी तो हम भाग जाते हैं। उसके प्यार में पागल हुई मीरा इसके लिए भी मान जाती है। एक दिन समीर मीरा को लेकर भाग जाता है। मीरा अपनी फैमिली को छोड़ने पर उदास थी, मगर समीर उसको समझा लेता है। अब वो लोग एक लॉज में जाते हैं। समीर ने मीरा से वेडिंग ड्रेस लाने को कहा था, तो वो उसको वो ड्रेस पहन कर दिखाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ भागवत को सब इंस्पेक्टर की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि जिन मोबाइल्स को हम ट्रैक कर रहे थे, इनमें से एक फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था। अब पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं जिसने फ़ोन इस्तेमाल किया था, जो बताता है कि ये फ़ोन उसका नहीं है, बल्कि उसने गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए इस फ़ोन में सिम डाली थी और ये फ़ोन तो उसके दोस्त का है। अब भागवत उसके दोस्त से बात करता है, तो वो बताता है कि इसका एक्सीडेंट एक स्कूटर वाले से हो गया था और ये फ़ोन भी इसी स्कूटर वाले का है। भागवत को याद आता है कि जो फोटोज कविता से मिली थी, इसमें भी एक स्कूटर की पिक थी। अब भागवत उस स्कूटर की डिटेल्स निकालता है और ये स्कूटर किसी राजकुमार का था। इसके बाद वो राजकुमार की फोटो निकलवाता है और इस फोटो को कविता को दिखाता है। वो देखने के बाद कविता बताती है कि हाँ, यही सूरज है, और जब हम ये फोटोज देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। इसका मतलब ये था कि राजकुमार ही लड़कियों को अलग अलग नाम से अपना शिकार बना रहा था। अभी तक भागवत के पास कोई भी सबूत नहीं थे, मगर अब उसके पास एक चेहरा था ढूंढने के लिए। वो अपनी टीम को कहता है कि राजकुमार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, कि वो कौन है और क्या करता है। दूसरी तरफ हम समीर उर्फ राजकुमार को देखते हैं। वो मीरा को कहीं छोड़कर अपने घर आता है और अपनी बीवी सुमित्रा और बेटे से मिलता है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसके लिए केक्स और गिफ्ट भी लेके आया था। यहाँ भागवत को पता चलता है कि राजकुमार की दो शादियां हुई हैं। दोनों बीवियां अलग अलग रहती हैं और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशे से टीचर है और इसके घर के आसपास इसकी बहुत इज्जत है, मगर वो पढ़ाता कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम। कोई कुछ बताता है और कोई कुछ। अब भागवत ऐसे तो इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसलिए वो इसको लड़की छेड़ने के केस में उठाने का प्लान बनाता है, वो भी दिवाली से एक दिन पहले, ताकि इनको 3 से 4 दिन मिल सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद भागवत राजकुमार को पकड़ने के लिए कविता की मदद लेता है। कविता एक बस स्टॉप पर राजकुमार को बुलाती है। भागवत अपनी टीम के साथ उसके आसपास छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार वहां पर आ जाता है। कविता उसको जूस पिलाने के बहाने एक दुकान पर ले जाती है। यहाँ दुकानदार कहता है कि मैडम पहले भी जूस पी चुकी हैं। इससे राजकुमार को शक हो जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर भागवत और उसकी टीम उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पुलिस वाले ना तो उसे खाने दे रहे थे, ना कुछ पीने दे रहे थे और ना ही सोने दे रहे थे।
भागवत ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि राजकुमार बहुत शातिर इंसान है और वो इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलेगा। राजकुमार कुछ भी नहीं बताता। वो बार बार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। और जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उनको वहाँ कुछ जेवरात मिलते हैं, जिनमें से एक झुमका लापता हुई लड़की के जेवर से मैच कर रहा था। अब भागवत इन जेवरात को राजकुमार को दिखाता है, मगर वो अभी भी ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता और पुलिस किस बारे में बात कर रही है। अब अगले दिन भागवत राजकुमार की दोनों बीवियों को पुलिस स्टेशन बुला लेता है, जहां वो ये नोट करता है कि सुमित्रा, जिससे राजकुमार प्यार करता है, जिसके लिए वो गिफ्ट लाता है, महीने के ज्यादा दिन भी उसी के साथ रहता है, लेकिन उसको राजकुमार की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपने जेवरात प्यारे थे। वो कहती है कि जो लड़की गायब हुई है, इसमें राजकुमार और दूसरी बीवी का हाथ होगा, जबकि दूसरी बीवी राजकुमार से प्यार करती है और वो राजकुमार से उसका हाल पूछती है और सुमित्रा उसको इग्नोर करके चली जाती है। अब भागवत राजकुमार को कहता है कि अपना गुनाह मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सुमित्रा भी जेल जाएगी। राजकुमार फिर से इनकार करता है तो भागवत इससे कहता है कि सुमित्रा को तो बस अपने जेवरात की पड़ी है, उसको तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर राजकुमार गुस्से में आ जाता है और भागवत का कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर भागवत उसको खूब मारता है। तब राजकुमार कहता है कि मेरी एक दो पसलियां तो टूटी होंगी, जिससे तुम सस्पेंड हो जाओगे। इस पर भागवत बोलता है कि अगर तुम्हारी पसली टूटी होती तो तुम बात ना कर रहे होते। अगले दिन भागवत सुमित्रा को टॉर्चर करता है और ये देखकर राजकुमार परेशान हो जाता है। सुमित्रा की बुरी हालत को देखकर राजकुमार डिसाइड करता है कि वो भागवत से बात करेगा। तो वो भागवत और बाकी पुलिस वालों के सामने बताता है कि पूनम ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी। ज्यादा प्यारी भी नहीं थी, 28 साल की थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में राजकुमार ने उसे प्यार दिया और वो उसके प्यार में पड़ गई। फिर उसने उसे अपने साथ चलने के लिए मनाया और कुछ दिनों में वो मान भी गई थी। इसके बाद वो उसे भगाकर दूसरे शहर ले गया। वहां उसने उसके साथ एक लॉज में रात गुजारी और सुबह ये कहा कि उसे अपने गुरु जी से मिलवाने लेकर जाएगा। वो उसके लिए भी मान गई थी। अब राजकुमार ने उसको कहा कि गुरु जी के पास ऐसे जेवरात पहनकर नहीं जा सकते, उनको सिंप्लिसिटी पसंद है। इसीलिए पूनम अपने जेवरात उतार देती है। इसके बाद वो उसे बस स्टैंड पर लेकर आया और बातों बातों में कहा कि कहीं तुम प्रेग्नेंट ही ना हो जाओ, इसीलिए ये देसी दवाई खा लो और वॉशरूम में जाकर खाए ताकि उल्टी हो तो उधर ही कर ले। पूनम ये दवाई खा लेती है और ये कोई दवाई नहीं थी, ये था साइनाइड, यानी कि जहर, जिससे वो वहां पर ही मारी गई। अब राजकुमार लॉज में वापस आता है और जेवरात और बाकी सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। भागवत एक पुलिस वाले को उस इलाके के पुलिस स्टेशन भेजता है जहां का राजकुमार ने बताया था। तो वहां से उसे पता चलता है कि लाश तो मिली थी, मगर उसको ढूंढने कोई नहीं आया, तो उन्होंने ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया। भागवत को यह जानकर बहुत दुख होता है और वो पूनम की फैमिली को मिलता है और इनसे माफी मांगता है कि वो पूनम को नहीं बचा पाया। अगले दिन वो राजकुमार को पूनम के मर्डर स्पॉट पर लेकर जाता है, जहां पर वो चार्जशीट बनाता है और वापसी पर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। राजकुमार की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वो बड़े आराम से अपनी कहानी बताने लगता है और पहली लड़की से बताना शुरू करता है कि क्या हुआ था। उसने 2005 में ही पहली लड़की को फंसाया और फिर इसको मार दिया। फिर अगली लड़की, फिर अगली लड़की, और ऐसे ही वो अब तक 19 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। भागवत को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो उसे कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। अगला सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहां राजकुमार कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा और भागवत को कहता है कि वो यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाएगा। अब भागवत उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, तो इसे राजकुमार का एक पुराना जानने वाला मिलता है, जो कहता है कि राजकुमार ने 2003 में एक लड़की के जेवरात चुराने की कोशिश की थी और पकड़ा गया था और इसको काफी मार भी पड़ी थी। इस दिन इसने कसम खाई थी कि वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो ये भी बताता है कि वो बहुत शातिर है, उसकी याददाश्त बहुत तेज है। अब केस शुरू होता है तो राजकुमार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है। यहाँ पर एक युवा आता है जिसने उसको पूनम के साथ बस स्टैंड पर देखा था। तो राजकुमार कहता है कि हाँ, वो पूनम के साथ था और वो अक्सर मिलते थे। पूनम इससे शादी करना चाहती थी मगर राजकुमार ने इसको मना कर दिया। हो सकता है कि इस टेंशन में पूनम ने कोई गलत कदम उठा लिया हो। इसके बाद एक पंडित सामने आता है जिसके सामने राजकुमार ने अपना गुनाह कबूल किया था,
मगर राजकुमार पुराने केसेस का रेफरेंस देकर उसकी गवाही को ही रद्द करवा देता है। उसके बाद पूनम के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कहता है कि वॉशरूम की कुंडी अंदर से बंद थी और इसके जिस्म पर कोई निशान भी मौजूद नहीं था। तो राजकुमार उस डॉक्टर से कहता है कि क्या ये खुदकुशी हो सकती है? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, हो भी सकती है। और इस तरह राजकुमार पूरे मर्डर केस को खुदकुशी में बदलने की कोशिश कर रहा था। भागवत अब काफी परेशान हो चुका था, तो ऐसे में उसका ध्यान अत्तर की बोतल पर जाता है, जो राजकुमार के पास से मिले थे। भागवत इस अतर वाले के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अतर वाले का बाप ज्वेलरी का काम करता है। अतर वाले का बाप बताता है कि वो राजकुमार को जानता है और वो दोनों जेल में काम करते थे। वहां राजकुमार ने उससे ज्वेलरी को साफ करना सीखा था। जेल से आने के बाद भी वो इससे मिलता रहता था और इससे साइनाइड खरीदता था, जिससे जेवरात को साफ किया जाता है। उसे नहीं पता था कि राजकुमार इससे जेवरात साफ नहीं करता बल्कि लड़कियों को मारता है, इसलिए वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राजकुमार उसी पर ही इल्जाम लगा देता है कि तुमने मेरा लाइसेंस देखे बगैर मुझे साइनाइड कैसे दे दिया? क्या तुम और भी लोगों को ऐसे ही साइनाइड दे देते हो? जिससे वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि पुलिस वालों ने मुझसे ये बयान जबरदस्ती दिलवाया है। ये केस राजकुमार जीत रहा था। इसके खिलाफ अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। ये चीज भागवत को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो रात रात भर जागता रहता था। एक रात वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो इन लड़कियों को जरूर इंसाफ दिलाएगा। तभी उसे एक नाम याद आता है, जो कि था डेव लॉक लॉज। लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं किया था। अब भागवत अपनी टीम को काम पर लगाता है, तो इस इलाके में 3 देवलॉक लॉज मिलते हैं। उनमें से एक लॉज के रिसेप्शन वाला राजकुमार को पहचान लेता है। भागवत उस एरिया के पुलिस स्टेशन से बात करता है, तो वो उसको बताते हैं कि हाँ, एक लड़की वॉशरूम से मिली थी, मगर वो जिंदा थी, जिसको सुनकर भागवत को थोड़ी राहत मिलती है। वो उस लड़की को ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका नाम शालू है। उसको एक नर्स ने ट्रीट किया था। भागवत उस नर्स से मिलता है, जिस पर नर्स उसको बताती है कि शालू को दवाई से डर लगता था और उसने पूरी दवाई खाई ही नहीं, उसको चाट कर ही छोड़ दिया, जिससे वो 40 दिन तक कोमा में रही और कोमा से जागने पर वो दिन भर रोती रहती थी। अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है और वो नए नाम और नई पहचान के साथ अपने खामद और बेटे के साथ रहती है। अब भागवत इससे मिलने की जिद करता है, तो नर्स उसको शालू का पता बता देती है। और जब भागवत शालू से मिलता है, तो हम देखते हैं कि शालू कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। भागवत उसको कहता है कि वो कोर्ट में आकर गवाही दे। मीरा कहती है कि मुझे डर लगता है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं दोबारा कभी उस दोजख में नहीं जाऊंगी। जिस पर भागवत उसको बाकी लड़कियों की फोटोज दिखाता है, जो काफी बुरी हालत में थी। भागवत कहता है कि तुम्हारी गवाही से इन सब लड़कियों को इंसाफ मिल सकेगा, जिस पर मीरा कोर्ट आने के लिए मान जाती है। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां राजकुमार हमेशा की तरह बहुत कॉन्फिडेंट था। तभी वकील अपने नए गवाह को बुलाता है और वो गवाह कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। और मीरा को देखकर राजकुमार के तोते उड़ जाते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और यहाँ हम भागवत को देखते हैं, जो पहली बार मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट फातिहाना थी। ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है और हमें बताया जाता है कि राजकुमार पर जुर्म साबित हुआ और उसको मौत की सजा सुनाई गई। मगर केस को खत्म होने में 14 साल लगे थे। राजकुमार जानबूझकर केस को लंबा करता रहा। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर रहम की अपील। मगर 14 साल बाद उसको अपने किए की सजा मिल जाती है। ये कहानी जिस शख्स की थी, वो था मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन। ये एक ऐसा आदमी था जो लड़कियों को प्यार और शादी का लालच देकर उनका इस्तेमाल कर कर उनको मार देता था। रियल लाइफ में ये सब वो 2003 से 2009 तक करता रहा। 2009 में वो पकड़ा गया और 14 साल बाद उसको सजा हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।